हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। और आज हम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग, जो श्योर शॉट आपका 6 to 7 मार्क्स की कवरेज रखेगा एग्जाम में। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि ब्रांचेस, हमें कितने टाइप्स की ब्रांचेस पढ़नी है और उसमें किस किस टाइप से आपकी अकाउंटिंग होगी। तो आपके दो टाइप्स की ब्रांचेस होती है, इंलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। इंलैंड ब्रांच मतलब जो इंडिया में है, फॉरेन ब्रांच मतलब जो आउटसाइड इंडिया है। इनलैंड ब्रांच को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है, जो किस पे डिपेंडेंट होती है, एचओ पे। किस चीज के लिए, अकाउंटिंग के लिए। मतलब कि डिपेंडेंट ब्रांचेस फॉर विच होल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट एचओ, और इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। फर्दर हम मेथड्स पढ़ेंगे इसमें कि अकाउंटिंग के मेथड्स क्या क्या होता है। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। आप कह रहे हो यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस के मेथड्स के बारे में क्यों बात करिए, इंडिपेंडेंट ब्रांच के भी तो मेथड्स होंगे। नहीं, इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना नॉर्मल डबल एंट्री के बेसिस पे अकाउंटिंग करती है, जो हम आगे देखेंगे। तो हमें इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए नहीं, डिपेंडेंट ब्रांच के लिए सबसे पहले हम मेथड्स देखते हैं। इसमें हमें चेक करना होता है कि गुड्स जो है, एचओ ने जो ब्रांच को गुड्स भेजे हैं वो किस वैल्यू पे भेजे, एट कॉस्ट या सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पे भेजे उसके लिए हम फर्दर मेथड्स पढ़ेंगे, डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और एक हम पढ़ते हैं होलसेल प्राइस मेथड। तो ये सारे मेथड्स अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। ब्रांच का मीनिंग क्या होता है। ब्रांच मीन्स एस्टेब्लिशमेंट एट लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफिस to carry either same or substantially the same activity is carried by एचओ। मतलब एचओ के बिजनेस का एक्सटेंशन क्या होता है, ब्रांच होता है। डिपार्टमेंट क्या होता है, ब्रांच और डिपार्टमेंट में डिफरेंस क्या है। डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज एट द सेम लोकेशन। यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन थी, डिपार्टमेंट एक ही लोकेशन पर होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं आर्टिकलशिप में, आपने सुना होगा कौन से डिपार्टमेंट में, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, टैक्सेशन। तो आपके वो एक ही बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है। When the business policies and administration of a branch are wholly controlled by HO and its accounts are also maintained by HO, the branch is described as a dependent branch. इसमें हमें सबसे पहले सबसे बेसिक मेथड है इसका, डेटर्स मेथड। क्या करना है, डेटर्स मेथड में हमें सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट बनाना होता है। किसके लिए सुटेबल है, दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज ब्रांचेस, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है उनके लिए। Under this method, separate branch account is maintained for each branch to compute P&L for each branch. Suppose आपका एचओ था दिल्ली में और उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। यहाँ पे ब्रांचेस है, तो हर का आप एक ब्रांच अकाउंट बना दोगे। दिल्ली जो एचओ है वो क्या बोलेगा, हरियाणा ब्रांच अकाउंट, पंजाब ब्रांच अकाउंट, राजस्थान ब्रांच अकाउंट, राइट। ये आपका ब्रांच अकाउंट मतलब कैसे बनता है। सबसे पहले आप हर चीज का ओपनिंग बैलेंस लिख दो। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास किस चीज के हो सकते हैं, कैश, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फिक्स्ड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर कोई लायबिलिटीज है तो आप उसका बैलेंस भी नोट डाउन कर लेना बाय बैलेंस नोट डाउन। जैसे कोई आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज वगैरह है उनके बैलेंसेस नोट डाउन कर लेना। स्टॉक में कुछ हो सकता है, एचओ ने आपको सामान भेजा तो उसका स्टॉक आपको अलग से दे रखा और डायरेक्टली परचेजेस का स्टॉक अलग दे रखा, दोनों का ऐड करके आप अपने ओपनिंग स्टॉक में लिख देना, ठीक है। ये सारे ओपनिंग एसेट्स लिख दिए। फिर आपको ये देखना है, देखो ब्रांच अकाउंट को ना एक तरह से ये मान के चलो जैसे डेटर्स अकाउंट की तरह आप समझ सकते हो कि जो एचओ है उसने क्या माना कि मेरे को ब्रांच को मैंने कुछ ना कुछ अमाउंट दे रखे है और उससे कुछ रिसीव करना है। तो उसका एक तो जैसे हम डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं वैसे ब्रांच के जितने जितने ओपनिंग बैलेंसेस थे वो लिख दिए। फिर अगर हम डेटर्स को कोई सेल करते हैं तो उससे हम उसको डेबिट कर देते हैं ना। सिमिलरली अगर हमने कोई सामान भेजा, क्या करा, एचओ ने ब्रांच को सामान दिया तो ब्रांच को डेबिट कर देगा, रिसीवर मान लेगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, राइट। उसके बाद हमने कुछ अमाउंट्स पे करी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच। ब्रांच के कोई भी एक्सपेंसेस जो एचओ ने पे करे, याद रखना जो एचओ ने पे करे, कोई भी सैलरी, रेंट, एक्सपेंसेस, एचओ ने ब्रांच के एक्सपेंसेस पे कर दिए, ब्रांच टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री कर देगा एचओ। फिर उसके बाद अगर कोई और एक्सपेंस पे नहीं करे, नॉर्मली कैश दिया है एचओ ने ब्रांच को, मतलब कि ब्रांच रिसीवर है, तो ब्रांच रिसीवर है तो एचओ की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ब्रांच टू कैश अकाउंट। फिर से वो अपने कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ये सारे आपने जो डेबिट साइड में बैलेंसेस लिखे उससे क्या है, जिस जिस चीज से आपका ब्रांच का बैलेंस बढ़ रहा है।
क्रेडिट साइड में लिखूंगी जिस चीज से उसका बैलेंस कम हो रहा है, जैसे कि कैश रेमिटेड, ब्रांच ने एचओ को कैश रेमिट कर दी। डिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में जनरली आपका जो भी कलेक्शंस होती है वो सारी की सारी ब्रांच जो है एचओ को रेमिट कर देती है, वो लिख दो। बाय रिटर्न्स टू एचओ, जैसे हमने यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा था ना, अगर कुछ रिटर्न कर दिए तो ये आपका बाय जीएसटी भी रिटर्न्स आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, जैसे ओपनिंग बैलेंसेस लिखे थे वैसे आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। कैश, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फिक्स एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी एसेट्स है, ठीक है जी। कैश में आपका कैश इन ट्रांजिट भी इंक्लूड होगा और स्टॉक में आपका स्टॉक इन ट्रांजिट भी इंक्लूड होगा। इन ट्रांजिट मतलब कि सपोज कैश है, कैश इन ट्रांजिट मतलब कि कुछ कैश एचओ ने ब्रांच को भेजा था जो ब्रांच को भी रिसीव नहीं हुआ था, वो अभी रिसीव नहीं हो जाएगा, थोड़े दिन में रिसीव हो जाएगा, तो उसको भी हम अपने एसेट्स में इंक्लूड करके दिखाते हैं कैश इन ट्रांजिट। जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किस में ट्रांसफर कर देंगे हम, पीएनएल अकाउंट ऑफ एचओ, मतलब एचओ के पीएनएल में। जैसे कि सपोज ये आपका हरियाणा ब्रांच था, राइट, तो हरियाणा ब्रांच का जो भी प्रॉफिट आएगा आप किस में डाल दोगे, एचओ के पीएनएल में। पंजाब ब्रांच होता है, पंजाब ब्रांच का पीएनएल प्रॉफिट भी किस में डाल दोगे, एचओ के पीएनएल में। सबके प्रॉफिट लॉसेस किस में डाल देते हैं, एचओ के पीएनएल अकाउंट में। आई होप ये क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देखो, इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ध्यान से सुनना। एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज टेकन, हमने कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ले लिया था, इसलिए देयर इज नो नीड टू सेपरेटली मेंशन एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच इफ एनी। अगर ब्रांच ने अपने कोई एक्सपेंसेस खुद से पे करे हैं तो उसको आपको अलग से ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना, क्योंकि आपने कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी लिख दिया, तो वो तो एडजस्ट हो चुका होगा। Similarly, as opening and closing balance of fixed assets is taken, there is no need to separately mention depreciation in branch account. Opening closing balance लिख ही दिया तो depreciation तो already adjust होगा, तो उसको अलग से नहीं दिखाऊंगे। Third, as opening and closing balance of debtors is taken, along with cash received from them, there is no need to separately mention bad debts, allowances, etc. Debtors के रिगार्डिंग हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है ब्रांच अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश रिसीव फ्रॉम देम। अगर सपोज क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है तो आप डेटर्स अकाउंट बना के क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट सेल्स से डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स टू सेल, जो जो चीजें आपके कम कर रही है, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, डिस्काउंट, अलाउंसेस, कुछ भी है, कुछ कैश रिसीव हो गया डेटर से, वो सारे अमाउंट लिख दो और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो हो सकता है अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, अकाउंट बना के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। कभी कभी हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे, बाकी एडजस्टमेंट दे रखे, कैश कलेक्टेड नहीं दे रखा, तो आप बैलेंसिंग फिगर कैश कलेक्टेड निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश कलेक्टेड, ये तीनों चीजें हमें अपने डेटर्स अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट में दिखानी होती है। मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट में बी प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एज इट्स क्लोजिंग बैलेंस, अभी ये डिस्कस करा। If nothing is mentioned, all discounts and sales returns are assumed to be from credit sales. अगर आपको सिर्फ डिस्काउंट लिखा है हो तो वो कैश सेल्स में भी सकता है, लेकिन कुछ नहीं बोला तो हम सारा क्रेडिट सेल्स में से मान के अपने डेटर्स अकाउंट में से लेस कर देंगे। क्लियर। कभी कभी हमें मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ से कुछ रिसीव हुआ, सपोज आपका ओपनिंग बैलेंस था 4000 का, एचओ से मिले 2000, आप बोल रहे हो 2000 का एक्सपेंस हो गया, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बच जाएगा, 4000, ठीक है। ये आप बैलेंस निकाल सकते हो। ये सब समझ आया। ये केस था जब आपका जो एचओ ने ब्रांच को सामान किस पे भेजा है, कॉस्ट पे। कॉस्ट पे मतलब 100 का सामान एचओ को मिला था और 100 का ही किसको दे दिया, ब्रांच को। लेकिन अगर एचओ ने उसमें कुछ मार्जिन ऐड करके, सपोज 20 ऐड करके ब्रांच को भेजा, कितने पे भेजा ब्रांच को, 20 ऐड करके 120 पे। एचओ की कॉस्ट 100 थी, ब्रांच को कितने पे दिया, 120 पे। तो आप कैसे अकाउंटिंग करोगे। ऐसा पता है जनरली क्यों होता है कि हम जो है सामान एचओ ब्रांच को कुछ मार्जिन ऐड करके क्यों देता है, जिससे ब्रांच को पता ना लग सके कि एचओ कितना प्रॉफिट अर्न करे। हम बोलेंगे एचओ को कि ना ये सामान है 120 का और आगे कस्टमर को 120 पे सेल कर देना, तो क्या ब्रांच प्रॉफिट एस्टिमेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो अपना प्रॉफिट छुपाने के लिए होता है। सो इफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस, द प्रिंसिपल अकाउंट्स दैट विल बी मेंटेन्ड आर ब्रांच अकाउंट, जीएसटीबी अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाने हैं। ब्रांच अकाउंट तो अभी हमने ऊपर सीखा है, सेम ही बनेगा। अकाउंटिंग विल बी सेम एग्जैक्टली एज अबव, ओनली फ्यू एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू लोडिंग। लोडिंग मतलब जो आपका प्रॉफिट होता है।
दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, 120 माइनस 100 इक्वल्स टू 20 विल बी डन। कैसे करोगे आप? गुड्स सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो उसकी एंट्री क्या करी थी हमने? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यही एंट्री करेंगे। वो तो आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हो जाएगी जितने पे आपने सामान भेजा है। उसके बाद आपको उसकी लोडिंग हटानी है। लोडिंग कैसे हटेगी? रिवर्स एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, कितना? 20 की लोडिंग हटा दोगे। ठीक है, ये चीज हम उसको ब्रांच को नहीं बताएंगे कि इसमें कितनी लोडिंग है, उसको तो हमने नॉर्मली बोला कि हमने आपको कितने का सामान दिया है, 120 का, जिसमें हमें पता है कि कितने की लोडिंग थी, 20 की, वो एलिमिनेट कर देंगे। आपने यहाँ पे ब्रांच में लिखा था ना, ब्रांच अकाउंट में ये लिखा था टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये तो आप 120 पे करोगे, और इधर फिर से आप एक एंट्री करोगे बाय GSTB, लोडिंग हटा दोगे आप अपनी 20 की। क्लियर? ये आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी। रिवर्स ऑफ अबव एंट्री विल बी डन इन केस ऑफ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू HO। अगर ब्रांच ने HO को कुछ रिटर्न्स करे तो उसकी क्या हो जाएगी? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लोडिंग इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक में अगर कोई लोडिंग थी आपकी तो उसका क्या करते हैं हम? स्टॉक रिजर्व में डालते हैं। स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच अकाउंट, आपका ब्रांच अकाउंट था, इधर आप क्या लिख दोगे? बाय स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में इस साइड में लिख दोगे आप अपना जहां भी स्पेस बना के, टू स्टॉक रिजर्व, रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लोडिंग इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक, इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रांजिट वाली लोडिंग भी आपको हटानी होती है। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो हमारा क्या क्या अकाउंट्स बन गए? ब्रांच अकाउंट बना, बिल्कुल सेम बनाना है जैसे ऊपर देखा था, बस आपको क्या करना है, जो आपके गुड्स ड्यूरिंग द ईयर HO ने ब्रांच को भेजे या ब्रांच ने HO को रिटर्न करे, उसकी लोडिंग हटानी है अपोजिट साइड में। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग थी वो किस में चली जाएगी? आपकी स्टॉक रिजर्व अकाउंट में। एक आपका अकाउंट बनता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्यों बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर टू सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। HO देखते हैं कि मैंने ब्रांच को कितनी कॉस्ट के गुड्स दिए। सपोज आप कह रहे हो HO ने क्या करा, ब्रांच को सामान दिया, 10 लाख वाला सामान 10,20,000 में दिया, 10,20,000 में। ठीक है, 20,000 की लोडिंग इंक्लूडेड है। जो HO है वो अपने ट्रेडिंग एंड P&L में कितनी परचेजेस में से लेस करे, मतलब कि जब HO का ट्रेडिंग अकाउंट होगा, HO's ट्रेडिंग अकाउंट, उसने इधर कुछ परचेजेस लिखी होंगी, सपोज 50 लाख रुपीज, तो वो कहेगा यहाँ पे मेरे को लेस करना है गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि अब तो वो ब्रांच के गुड्स है ना, मेरे पास से तो चले गए, तो मैं यहाँ पे कितना लेस करूँ? तो यहाँ से आपको कॉस्ट लेस करनी होती है, और कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख रुपीज। तो ये 10 लाख सर्टेन करने के लिए हमें क्या बनाना होता है? GSTB अकाउंट, GSTB अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब एंट्री करी थी, स्टॉक गया था ब्रांच के पास, तो आपने क्या एंट्री करी थी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय ब्रांच अकाउंट, कितना? 10.2। ठीक है, फिर हमने लोडिंग हटाई थी, लोडिंग हटाने की एंट्री क्या करी थी? GSTB टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच, कितनी लोडिंग हटेगी हमारी? 0.2। तो आपका जो 10 लाख है वो क्या है? आपका कॉस्ट थी, तो उसको हम कहां से लेस कर देंगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ HO। मतलब कि एक तरह से उसकी परचेजेस में से डिडक्ट हो जाएगा, कितना? 10 लाख रुपीज। यहाँ तक क्लियर? हमें कॉस्ट असरटेन करनी होती है कि कितनी कॉस्ट का सामान आपने भेजा है। द क्रेडिट बैलेंस इन GSTB अकाउंट इज आफ्टरवर्ड ट्रांसफर टू HO ऑफिस परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इट बीइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द ब्रांच, जो भी डिस्कस करा है। स्टॉक रिजर्व के बैलेंस का क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टॉक रिजर्व अकाउंट at the end of year will be deducted from value of closing stock so as to reduce it to the cost. It will be carried forward as a separate balance to the following year for being transferred to credit of branch account. मतलब हम क्या कहते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक में जितनी भी लोडिंग इंक्लूडेड थी, अभी तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना, अभी तो हमारा ही स्टॉक पड़ा है, ब्रांच का स्टॉक अल्टीमेटली HO का स्टॉक है। अब हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को कुछ प्रॉफिट एड ऑन करके तो नहीं दिखा सकते, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो उसको अभी के लिए हम एलिमिनेट कर देते हैं और अपने क्लोजिंग स्टॉक में से लेस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को किस पे ले आते हैं? कॉस्ट पे ले आते हैं। ठीक है, अब जब नेक्स्ट ईयर वो क्लोजिंग स्टॉक
नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तब तो वो प्रॉफिट आपका रियलाइज हो जाएगा ना, तब हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं ब्रांच अकाउंट में। डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टॉक रिजर्व अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू एचओ P&L अकाउंट। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो आपका ओपनिंग वाला होता है उसको P&L में अकाउंट में ले जाते हैं, इनकम मान लेते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक पे रिजर्व होता है उसको P&L में डेबिट कर देते हैं। क्लियर? फिर आपका आता है एक मेथड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड। एकदम बेसिक है, क्या हम 11th-12th में जो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते थे, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता था, इधर आप अपना ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, देन परचेजेस लिखते हो, परचेजेस कौन सी होती है, नेट ऑफ रिटर्न्स, वो लिख दोगे आप। उसके बाद क्या लिखते हो आप, अपनी सेल्स लिखते हो, बाय सेल्स। कैश भी आती है, क्रेडिट भी आती है, ये भी आपकी क्या आ जाएंगी, नेट ऑफ रिटर्न्स, ये लिख दो। ठीक है, फिर आप क्या लिख दोगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। बैलेंसिंग फिगर आपका क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, प्रॉफिट मान के चलते हैं। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको क्रॉस कर देते हैं बाय जीपी ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, ऊपर भी आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एचओ P&L अकाउंट। ये बेसिक्स आपको हो जाता है ट्रेडिंग P&L मेथड। रीड कर लो। In this method, trading and P&L account are prepared considering each branch as a separate entity. In case invoice is raised as selling price, all items of memorandum, branch, trading and P&L account are to be converted into cost price. मतलब अगर ऐसा है ना, एचओ ने ब्रांच को सामान दिया, ब्रांच ने कस्टमर को आगे सेल करा, एचओ की 100 वाली चीज ब्रांच को 120 में मिली और ब्रांच आगे सेल करेगी 150 पे, तो हम अकाउंटिंग कितने पे करेंगे, 120 पे। मतलब ब्रांच को जो कॉस्ट पड़ी है ना उस पे अकाउंटिंग कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड बाय एचओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीपी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट, जीपी ब्रॉट डाउन, ये सारे आपके अमाउंट्स हो गए। अच्छा, अभी इस केस में मैंने बोला 120 पे अकाउंटिंग करेंगे। 120 मींस जितने पे ब्रांच की जितनी कॉस्ट पड़ी है, बट इसमें भी तो कुछ ना कुछ लोडिंग इंक्लूडेड है ना। कितनी लोडिंग इंक्लूडेड है, 20 की। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उस पे रिजर्व निकालना है। कैसे निकलेगा, स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ओनली व्हेन इनवॉइस इज रेज्ड एट सेलिंग प्राइस। अगर आपको 100 में ही भेजा होता सामान तो कोई लोडिंग ही नहीं थी। कितने में दिया, 120 में, तो कैसे लोडिंग हटाओगे, क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ लोडिंग माइनस डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ लोडिंग। सपोज आप कह रहे हो आपके पास 5 लाख रुपीस का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था, वो कितने पे दिया हुआ है ब्रांच को आपने, 120 पे, तो इसमें प्रॉफिट कितने का इंक्लूडेड है, 20 का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 5 लाख, रेट ऑफ लोडिंग 20, 100 प्लस रेट ऑफ लोडिंग 120। तो ये जो आपका अमाउंट आएगा ये आपका लोडिंग का अमाउंट है, जब इसको आप कैलकुलेट करके दिखा दूंगी। यहाँ तक क्लियर, बेसिक था। फिर आपका आता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, बस थोड़ा सा लेंथी है। According to this method, the following accounts are maintained by the head office to exercise a more detailed control over working of the branch. एक बात बताओ, जैसे हमने ब्रांच अकाउंट में देखा था, ये डेटर्स मेथड में क्या चीज देखी थी कि आपको अलग से नहीं बताना होता कि एसेट्स में क्या डेप्रिसिएशन लगा, ऐसा सब कुछ नहीं बताते। सिमिलरली हम ये भी नहीं देख रहे थे कि ब्रांच ने जो एक्सपेंसेस कैश वगैरह में पे कर दिए वो भी आपको अलग से नहीं लिख रहे थे। तो क्या एचओ का कोई डिटेल्ड कंट्रोल हो पाया, ब्रांच ने बस ये बोल दिया मेरे पास ओपनिंग 10,000 कैश था, क्लोजिंग 2,000 है, 8,000 रुपए कहाँ गए, उसका कोई हिसाब नहीं है ना कितने क्या खर्चे करे, क्योंकि हम तो कहीं लिख ही नहीं रहे। तो उसके लिए हम डिटेल्ड कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। कैसे होता है, आपके बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, जो जो हमने वहाँ ओपनिंग बैलेंसेस लिखे थे, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था, स्टॉक का अकाउंट बना दो। स्टॉक अकाउंट में क्या क्या होगा, जिस जिस चीज से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है डेबिट कर दो, कम हो रहा है क्रेडिट कर दो। ओपनिंग बैलेंस लिख लो। गुड्स सेंड टू ब्रांच, एचओ से कुछ गुड्स मिले वो लिख लो। डेटर्स ने कुछ रिटर्न करा वो से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किससे होगा, सेल्स कर दी, कैश सेल्स करी, क्रेडिट सेल्स करी, एचओ को रिटर्न करा, इस सब से आपका स्टॉक कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा आपको। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच P&L अकाउंट में। ठीक है,
डेटर्स अकाउंट कैसे बनेगा? डेटर्स अकाउंट आपको आता ही है, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट, सेल्स। कम किससे होता है आपके डेटर्स? सेल्स, रिटर्न, एक्सपेंसेस, जो किससे रिलेटेड थे? डेटर से रिलेटेड, अलाउंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स एक्सेट्रा। ब्रांच का कैश अकाउंट कब आपका क्रेडिट हो जाएगा? जब कुछ कैश रिसीव होगा डेटर से। आपकी एंट्री क्या होगी? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो क्या हो जाएगा? ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स। तो ब्रांच कैश में आप क्या कर दोगे? उसको डेबिट कर दोगे, या आपका कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ है तो ब्रांच कैश अकाउंट, कुछ भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ है वो लिख दो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और कहीं से कम हुआ है ये डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, या आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सिंपल जैसे हम अकाउंटिंग करते थे ना, अपने नॉर्मल अकाउंट्स बनाते थे, वही बनाना है। उन सब के आगे बस एक वर्ड यूज करते हैं ना, ब्रांच, क्योंकि अकाउंटिंग कौन करे? एचओ। उसके खुद के भी डेटर्स होंगे, खुद का भी कैश होगा, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या कर देते हो? एक वर्ड लगा देते हो, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश। ठीक है। कैश अकाउंट कैसे बनेगा? ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, कहीं से किसी कोई कैश रिसीव हुआ, एचओ से हुआ, डेटर्स से हुआ, कैश सेल्स करी, डेबिट कर दो। कुछ कम हुआ, क्या कैसे कम हो सकता है? आपने कोई एक्सपेंसेस पे कर दिया, रेमिटेंस कर दिया, उससे आपका कैश कम हो जाएगा। जनरली ऑल कैश इज रेमिटेड बाय डिपेंडेंट ब्रांचेस, सो देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपको ऐसा बोले सारे रेमिट हो जाते तो क्लोजिंग बैलेंस होगा ही नहीं। क्लोजिंग नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग भी नहीं होगा, और होने को हो भी सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। एसेट अकाउंट कैसे बनेगा? ओपनिंग बैलेंस होगा, ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेजेस करी वो लिख दो, या एचओ ने प्रोवाइड करा, डेप्रिसिएशन है वो लेस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एक्सपेंसेस, कोई भी आपके एक्सपेंसेस थे, कोई आपने ब्रांच ने कैश में पे करे, एचओ ने पे करे, सारे आएंगे, याद रखना। एक्सपेंसेस चाहे कैश में ब्रांच ने पे करे चाहे एचओ ने, हम तो इसमें ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाने हैं तो सारे आएंगे। कुछ डेटर रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, क्या हो सकता है आपके? डिस्काउंट, अलाउंसेस, ट्रेड, या फिर बैड डेट्स वगैरह, वो लिख दो, या आपका। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको किस में डाल दूंगा? ब्रांच P&L अकाउंट में। ठीक है। एक चीज देखो, कई बार ना पेटी कैश एक्सपेंस भी होता है, वो आपको कैसे निकालना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, जैसे अगर सपोज 4000 था, प्लस पेटी कैश रिसीव्ड बाय एचओ 2000, क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन होगा 4000, तो आपका एक्सपेंस कितना हो गया? 2000 का। ठीक है, 2000 आपके एक्सपेंसेस हो गए। In case all cash is remitted by branch to HO on daily basis, generally branch is provided with petty cash to meet day-to-day expenses। हम इसकी बात कर रहे हैं। P&L अकाउंट में आपका क्या क्या आया? एक तो हमने जीपी ब्रोट डाउन करा था, कहाँ से करा था? ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, वो लिख लो। आपके एक्सपेंसेस आए थे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट से, बैलेंसिंग फिगर आपके क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। एक क्वेश्चन में आपकी एंट्री यूज हो रही थी बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर आपके बैड डेट्स रिकवर्ड होते तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक में पैसे आ जाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L आप लिख दोगे बैड डेट्स रिकवर्ड। इसमें भी आपका जीएसटीबी अकाउंट बनेगा। जीएसटीबी अकाउंट में कैसे बना था आपका? अगर हम स्टॉक भेज रहे हैं, एचओ ब्रांच को स्टॉक भेज रहा है, तो क्या एंट्री होगी? ब्रांच टू जीएसटीबी, तो आपका ब्रांच टू जीएसटीबी, गुड्स सेंट बाय एचओ। कुछ रिटर्न करा तो ब्रांच का अकाउंट कम करते हैं, हम स्टॉक कम करते हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? जीएसटीबी टू ब्रांच स्टॉक। और जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो एचओ की ट्रेडिंग, एचओ की परचेजेस में से लेस हो जाएगा, ये हमने पहले ही पढ़ा था। अगर इस केस में आपका क्या है? इनवॉइसिंग किस पे हो रही है? सेलिंग प्राइस पे। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में अगर इनवॉइसिंग सेलिंग प्राइस पे हो रही है तो आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, लॉडिंग हटाने के लिए, क्योंकि उसमें तो हम एक ही अकाउंट बनाए थे, डेटर्स मेथड में तो हमने एक ही अकाउंट से हटा दिया था। इसमें आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। In such a case, one additional account, that is branch adjustment account, is also prepared in addition to all the accounts which are maintained on cost basis। क्या क्या अकाउंट्स के हमने नाम देखे थे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एसेट्स अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट, जीएसटीबी अकाउंट, ये सब बनेंगे। हो सकता है कोई कोई अकाउंट आपसे ना पूछे, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली 4 अकाउंट्स के नाम देते तो आप वो 4 बना देना, लेकिन जनरली आपके ये अकाउंट्स बनते हैं। तो कह रहे हैं अगर इनवॉइसिंग मतलब एचओ ने जो ब्रांच को सामान दिया था वो इनवॉइस प्राइस पे दिया था, कॉस्ट पे नहीं दिया था, कुछ मार्जिन ऐड करके दिया था, तो आपके ये सारे अकाउंट्स तो बनेंगे। और क्या बनेगा आपका? आपको लोडिंग हटानी पड़ेगी। लोडिंग कैसे हटाऊंगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, तो आपको जो स्टॉक है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे दिखाना है। ब्रांच स्टॉक टू जीएसटीबी अकाउंट 120 पे दिखा दोगे। फिर आपको लोडिंग हटानी है। लोडिंग कैसे हटाओगे? आपको जीएसटीबी अकाउंट को तो कम करना है, इससे तो हम कॉस्ट सर्टेन करते हैं, तो लोडिंग हटानी पड़ेगी। लोडिंग का अमाउंट आप एक सेपरेट अकाउंट में डालोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जिससे हमने डेटर्स मेथड में पढ़ा था। जब गुड्स रिसीव करते हो इनवॉइस प्राइस से, क्या एंट्री कर रहे थे आप? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी, सेम एंट्री होगी।
उसके केस में हमने एंट्री कैसे करनी थी, जीएसटीबी टू ब्रांच करके लोडिंग हटा दी थी। यहाँ पे हम जीएसटीबी टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे और फिर हम लोडिंग हटाएंगे। मतलब कि हमें स्टॉक हमेशा इनवॉइस प्राइस पे रखना है, हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से लोडिंग हटाएंगे। रिवर्स ऑफ अबव एंट्रीज विल बी डन इन केस गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। अगर रिटर्न करा तो इसके अबव रिवर्स एंट्री कर दो। तो आपका क्या क्या किस किस अकाउंट पे इफेक्ट आएगा एक बार देखो। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट हम किस पे बनाएंगे, इनवॉइस प्राइस पे बोला था, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड, डेटर से कुछ रिटर्न आया, सेल्स करी, कोई कैश क्रेडिट, गुड्स रिटर्न बाय एचओ एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा आपको। इसके केस में आपका एक नॉमिनल प्रॉफिट आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी 100 वाली चीज 120 पे दी ब्रांच को और कह रहे हो 120 पे सेल कर दो, तो जनरली तो आपका इसके केस में तो कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा है ना। लेकिन ब्रांच को डाउट ना हो कि हम 120 पे हमें मिल रहा है, 120 पे कस्टमर को सेल करने को कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो कह रहे कि ना 120 वाली चीज 125 पे सेल कर देना, नॉमिनल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट तो एचओ 25 का अर्न करे, 25 का, लेकिन ब्रांच को क्या लग रहा है कितना प्रॉफिट अर्न करिए 5 का। तो आप ये जो अकाउंटिंग है, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स, ये सब 120 के अकॉर्डिंग दिखा रखे होंगे, सेल्स आपने 125 के अकॉर्डिंग दिखा रखी होगी और 5 के अकॉर्डिंग आपके क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये नॉमिनल अकाउंट है। एक्चुअल प्रॉफिट तो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से आएगा। अब ये नॉमिनल प्रॉफिट भी इसमें ट्रांसफर कर दो, जो भी आपकी लोडिंग थी वो भी सारी इसमें आ जाएगी। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वाली लोडिंग, स्टॉक रिजर्व, वो भी इसमें आ जाएगा और आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट। आपका एक्चुअल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ब्रांच पीएनएल अकाउंट में इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, जीएसटीबी अकाउंट आपका सेम ही बनेगा। आपने गुड्स भेजे थे ब्रांच स्टॉक टू जीएसटीबी, गुड्स सेंट बाय एचओ, उसके अगेंस्ट लोडिंग हटानी कैसे हटेगी, जीएसटीबी टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की आपका लोडिंग हट गई, लोडिंग इंस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय एचओ। सिमिलरली अगर कुछ गुड्स रिटर्न करे तो क्या एंट्री होती है, जीएसटीबी टू ब्रांच स्टॉक, जीएसटीबी टू ब्रांच स्टॉक। रिटर्न की रिटर्न के रिस्पेक्ट में लोडिंग होगी वो भी हट जाएगी आपकी, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न। जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट उसकी परचेजेस में से लेस कर दूंगे। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक शैल बी टेकन इंक्लूसिव ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, ये तो हमें पता है। अब नॉर्मल लॉस है अगर कोई, ठीक है, अब नॉर्मल लॉस केस में आपका एक्चुअल लॉस कितना होता है। अगर आप कह रहे हो एचओ ने ब्रांच को 100 वाली चीज 120 में दे रखी थी, ये आपका सामान हो गया चोरी, ठीक है, चोरी हो गया, गुम हो गया, व्हाटएवर, तो आपका एक्चुअल लॉस 100 का हुआ या 120 का हुआ, 100 का हुआ ना, कॉस्ट का ही तो लॉस होता है, मार्जिन का थोड़ी कितने लॉस हो गया। तो इसके केस में एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर थेफ्ट एटसेट्रा इज एन एबनॉर्मल लॉस व्हिच शैल बी चार्ज टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट। कितना अमाउंट चार्ज करोगे, एबनॉर्मल लॉस आप कितना करोगे, कॉस्ट कितनी थी आपकी, कॉस्ट 100। स्टॉक आपका कितने से कम होगा, स्टॉक तो आपने इनवॉइस प्राइस पे दिखा रखा था ना, तो उससे कम कर दो। डिफरेंस कहाँ से कम कर दूंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से, और ये एबनॉर्मल लॉस को ब्रांच पीएनएल अकाउंट से चार्ज कर दो। तो मतलब हम कहेंगे कि जो आपका लॉस है वो कॉस्ट पे दिखाएंगे। स्टॉक हमने इनवॉइस प्राइस पे दिखा रखा था, स्टॉक हमने बोला था हमेशा इनवॉइस प्राइस पे दिखाते, तो इनवॉइस प्राइस पे कम कर दो, डिफरेंस आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से हट जाएगा। However, normal losses should be ignored as they are part of cost, उसको आप कुछ नहीं करते। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है होलसेल ब्रांच मेथड। होलसेल ब्रांच मेथड क्या होता है, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर था, वो पहले क्या करता था, डीलर को सेल करता था और डीलर आगे क्या करता था, कस्टमर को सेल करता था। ठीक है, उसने क्या सोचा मैन्युफैक्चरर ने, यार डीलर को क्यों अपना मार्जिन देना, पहले वो 100 वाली चीज क्या करता था, डीलर को 120 में देता था, डीलर आगे कस्टमर को 150 में देता था। तो इसके केस में मैन्युफैक्चरर को तो सिर्फ 20 का प्रॉफिट हो रहा था। उसने बोला डीलर को हटाओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीलर को हटा के अपनी ब्रांच बना लेते हैं। तो अल्टीमेटली फिर ये पूरा का पूरा 50 का प्रॉफिट किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो इसके केस में उन्होंने क्या करा, अंडर दिस मेथड द हेड ऑफिस पर्टिकुलरली द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सप्लाई गुड्स टू रिटेल ब्रांचेस एट होलसेल प्राइसेस व्हिच इज कॉस्ट प्लस होलसेल प्रॉफिट। तो जिस प्राइस में हम डीलर को देते थे ना, उसको होलसेल प्राइस बोलते हैं। होलसेल प्राइस मतलब ये 120, तो इतने पे हम अपनी किसको दे देंगे, ब्रांच को दे देंगे। तो आपकी एंट्री कैसे हो जाएगी, मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट के कितना प्रॉफिट था, होलसेल प्राइस 120 पे, तो वो सेल कर ही रहा था, चाहे ब्रांच बनाता चाहे नहीं बनाता, माइनस कॉस्ट 100 इक्वल्स टू 20। ये तो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट है। ब्रांच कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, 150 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 30 का प्रॉफिट आपको किसके कारण आने लगा, ब्रांच के कारण। जो पहले कौन अर्न कर लेता था, डीलर अर्न कर लेता था। ट्रेडिंग अकाउंट आपका सेम बनेगा,
जितने पे ब्रांच को मिल रहा है, किस पे मिल रहा है उसको, 120 पे ना, होलसेल प्राइस पे, तो उस पे अकाउंटिंग कर देगा। ओपनिंग स्टॉक होलसेल प्राइस पे, गुड्स रिसीव्ड दिखा देगा होलसेल प्राइस पे, नेट ऑफ रिटर्न्स सेल्स दिखा देगा, सेल्स कैश प्लस क्रेडिट लेस सेल्स रिटर्न, ये आ जाएगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक एट होलसेल प्राइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका जीपी आ गया, जीपी ब्रोट डाउन हो जाएगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज करो, एबनॉर्मल लॉस चार्ज करो, तो अभी हमने एबनॉर्मल लॉस पढ़ा, नेट प्रॉफिट एचओ के P&L अकाउंट में चला जाएगा। Since the closing stock at branch has to be valued at wholesale price, it would be necessary to create a stock reserve. Trading P&L account method में भी हमने फाइनल अकाउंट में जो पढ़ा था यही पढ़ा था, स्टॉक रिजर्व निकालते हैं equal to difference between wholesale price and cost to the head office by debiting the amount to head office P&L account. हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने एचओ ने ब्रांच को सामान भेजा था तो कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, लेकिन अभी क्लोजिंग स्टॉक में वो सामान पड़ा हुआ है तो वो तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। P&L में हमने यहाँ पे से जो हमने ये प्रॉफिट ट्रांसफर करा है एचओ के P&L अकाउंट में, हमने जो प्रॉफिट ट्रांसफर करा है वो तो क्लोजिंग स्टॉक को होलसेल प्राइस पे इंक्लूड करके करे, लेकिन ये तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो आप कह रहे हो एक बार एचओ का P&L क्रेडिट हुआ है ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट थे, अब उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से उसको डेबिट कर दो, बैलेंस हो जाएगा। दिस स्टॉक रिजर्व इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड देन ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ एचओ P&L अकाउंट। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे नेक्स्ट ईयर, जब वो स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, जब वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा तो इसको इंक्लूड कर दूंगे। स्टॉक रिजर्व अकाउंट आपका कैसे बनता है, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ओपनिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट। जो हमने लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बनाया था उसका हम कह रहे थे कि उसका बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन के वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में इस साल आप क्या कर लो, क्लोजिंग बैलेंस बना लो, डिफरेंस जो होगा वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, P&L अकाउंट में। जीएसटीबी अकाउंट इसके केस में किस पे बनता है, होलसेल प्राइस पे। होलसेल मेथड के केस में जीएसटीबी अकाउंट होलसेल प्राइस पे बनता है। होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, नेट ऑफ रिटर्न विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस ऑफ एचओ। मतलब कि इसके केस में हम कितना लेस करेंगे परचेजेस से, 120 के अकॉर्डिंग। देयर विल बी नो लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड हिज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट विल नॉट बी ओपनड। यहाँ तक क्लियर। फिर आपका एक टॉपिक आता है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस क्या होती है आपकी, ये आपका एचओ था दिल्ली में, इसकी ब्रांच 1 थी, ब्रांच 2 थी, ठीक है। ब्रांच 1 ने क्या करा, कुछ कैश भेजा ब्रांच 2 को, तो हम ब्रांच के बीच की ट्रांजेक्शंस नहीं दिखाते। हम क्या मानेंगे, ब्रांच 1 बोलेगा कि मैंने कैश दिया है एचओ को, ब्रांच 2 बोलेगा मेरे को कैश मिला है एचओ से, मतलब सारी ट्रांजेक्शंस आपकी थ्रू ब्रांच एचओ होती है। तो ब्रांच 1 अकाउंटिंग, ब्रांच 1 के अकाउंट में क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए, कैश आपने भेजा है टू कैश, ब्रांच कैश हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एचओ डेबिट हो जाएगा। इसके पास कैश आया है, ब्रांच कैश टू एचओ, क्या मानेंगे किससे आया है, एचओ से आया है, ये आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी। कैश सेंड बाय दिल्ली ब्रांच टू मुंबई ब्रांच, तो दिल्ली ब्रांच क्या करेगी, जो सेंडिंग ब्रांच है, एचओ को भेजा है ब्रांच कैश, रिसीविंग ब्रांच क्या बोलेगी, कैश आया है एचओ से आया है। एचओ अपनी बुक्स में क्या बोलेगा, पहले तो मेरे को कैश रिसीव हुआ दिल्ली ब्रांच से, फिर मैंने मुंबई ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। तो आपकी सारी काउंटिंग थ्रू एचओ होती है इन केस ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। यहाँ तक था आपका डिपेंडेंट ब्रांचेस। आई होप ये क्लियर होगा आपको हमने क्या क्या पढ़ा है। डिपेंडेंट ब्रांच के केस में आपके 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, जो गुड्स मिला, जो एचओ ने कैश पे कर दिया ब्रांच के लिए, एचओ ने ब्रांच को कुछ कैश दे दिया, से डेबिट कर दो। क्रेडिट किससे होगा, कुछ रिटर्न्स हो गए, रेमिटेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए, डिफरेंस आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा जो एचओ के P&L अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे थे तो लोडिंग आप हटा दोगे ब्रांच अकाउंट में से, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग स्टॉक रिजर्व में चली जाएगी। ट्रेडिंग P&L अकाउंट में नॉर्मल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है, आपका बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट हमने देखा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। डिफरेंट आपके अकाउंट्स बनते हैं, उनके एडजस्टमेंट्स कर दोगे। अगर इनवॉइस प्राइस पे हो रहा है तो आपका एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और बन जाएगा। और आपको पता है ये जो तीनों मेथड्स एकदम अलग है, नेट प्रॉफिट इनसे एकदम सेम आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर करना स्टडी मेट में है जिसमें तीनों मेथड्स यूज हो रहे हैं और तीनों में आपका नेट प्रॉफिट एकदम सेम आ रहा है, राइट। अब हम करते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, जैसे कि आपका एचओ है दिल्ली में और ब्रांच है पंजाब में, और ये जो पंजाब ब्रांच है ये अपनी अकाउंटिंग खुद से करी, दैट इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। उसके फीचर्स क्या होता है,
ब्रांच मेंटेन्स इट्स एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री पे आपकी अकाउंटिंग होती है। ब्रांच ओपन इट्स बुक्स अ हेड ऑफिस अकाउंट, वो अपनी बुक्स में एक हेड ऑफिस अकाउंट खोलते हैं टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक ब्रांच अकाउंट खोलता है सिमिलरली वो ट्रांजैक्शंस ओपन करने के लिए। जैसे कि सपोज एचओ ने ब्रांच को कैश भेजा, तो एचओ अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करेगा, ब्रांच टू कैश। ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगी, कैश टू एचओ। तो आपका सेम बैलेंस होना चाहिए। ब्रांच जो एचओ को कह रही है कि मेरे को इससे मिला है, सेम एचओ कहना चाहिए ना कि मैंने ब्रांच को इतना दिया। तो ब्रांच क्या करता है, ब्रांच प्रिपेयर्स ट्रायल बैलेंस, P&L सब कुछ बना के उसकी कॉपीज किसको भेज देता है, एचओ को फॉर इनकॉर्पोरेशन। कॉपीज मिलने के बाद एचओ उसको रिकंसाइल करते हैं। वो कहते हैं कि जितना मैं कह रहा हूँ कि मैंने ब्रांच को ये सामान दिया, कैश दिया, क्या ब्रांच उतना ही कह रही है बैलेंस अपना या फिर कुछ कम ज्यादा कह रही है, और फिर उसको रिकंसाइल करता है अगर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर आपका हेड ऑफिस नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करता है इनकॉर्पोरेट करने के लिए ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को अपनी बुक्स में। जर्नल एंट्रीज क्या होती है, आपकी बेसिक एंट्रीज है, इनको एक बार रीड कर लो। अगर डिस्पैच ऑफ गुड्स टू ब्रांच बाय एचओ है, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो ब्रांच की बुक्स में गुड्स आए, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ टू एचओ। एचओ क्या बोलेगा, मैंने ब्रांच को गुड्स दिया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी। गुड्स रिटर्न हुए, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। एक्सपेंसेस पे करे, ब्रांच के एक्सपेंसेस ब्रांच ने पे कर दिया, तो कोई एंट्री नहीं करेगा, ब्रांच एंट्री करेगा एक्सपेंसेस टू कैश। ब्रांच के एक्सपेंसेस एचओ ने पे कर दिया, एक्सपेंस किसका था, ब्रांच का, पे किसने करा, एचओ ने, ब्रांच टू एचओ, ये एंट्री हो जाएगी। आउटसाइड परचेजेस, ब्रांच ने कुछ परचेजेस करी अपने लिए, एचओ तो कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ब्रांच अपनी इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग कर रहा है। तो इसके केस में ब्रांच का एंट्री करेगा परचेजेस टू बैंक या क्रेडिटर्स। सेल्स कर दी ब्रांच ने, सिमिलरली एचओ को एंट्री नहीं करेगा, ब्रांच का एंट्री करेगा कैश या डेटर्स टू सेल्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑफ ब्रांच रिसीव बाय एचओ, ब्रांच के डेटर्स से एचओ ने कलेक्शन कर ली, एचओ का बैंक डेबिट हो जाएगा, ब्रांच के डेटर्स कम हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स लिख दो। पेमेंट बाय एचओ फॉर परचेजेस मेड बाय ब्रांच, एचओ ने पेमेंट करी ब्रांच की परचेजेस के लिए, परचेजेस किसकी, ब्रांच की, पेमेंट किसने करी, एचओ ने, ब्रांच टू एचओ कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स लिख दो। ये हम ऐसे एंट्रीज देख रहे हैं, ये एचओ की बुक्स वाली अकाउंटिंग है, ये ब्रांच वाली, ठीक है। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय एचओ टू ब्रांच, एचओ ने ब्रांच को कैश भेजा, ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा, एचओ अकाउंट का कम हो जाएगा, एचओ का ब्रांच टू कैश। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय ब्रांच टू एचओ, ब्रांच ने एचओ को कैश दिया, एचओ का कैश बढ़ जाएगा, ब्रांच का कम हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स लिख दो। परचेज ऑफ एसेट बाय ब्रांच, ब्रांच ने अपने लिए एसेट परचेज करा, एचओ तो कोई एंट्री नहीं करेगा, ब्रांच की एंट्री करेगा एसेट टू बैंक या लायबिलिटी। अगर एचओ ने परचेज करा ब्रांच के लिए एसेट, एचओ क्या बोलेगा, ब्रांच मेरे पास से कैश गया, एसेट किसका है, ब्रांच का है, कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स लिख दो, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट, डेप्रिसिएशन तो ब्रांच ही क्लेम करेगा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, एचओ को एंट्री नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ एसेट बाय ब्रांच बट एसेट अकाउंट मेंटेन बाय एचओ, एसेट तो परचेज ब्रांच ने करा, अकाउंट एचओ मेंटेन करेगा, क्यों, क्योंकि कंट्रोल रखने के लिए क्या क्या एसेट्स हैं, तो पैसा किसका गया, ब्रांच का, अकाउंट कौन मेंटेन करा, एचओ, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट, डेप्रिसिएशन हमेशा ब्रांच क्लेम करेगा क्योंकि अल्टीमेटली उस एसेट को यूज कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, चाहे वो आपका क्या था, अकाउंट जो मेंटेन कर रहा था, एचओ कर रहा था, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू एचओ, ब्रांच अपने पास से डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा, एचओ अपने पास एसेट कम कर देगा। परचेज ऑफ एसेट बाय एचओ फॉर ब्रांच एंड एसेट अकाउंट मेंटेन बाय एचओ, एसेट भी एचओ परचेज कर रहा है, अकाउंट भी एचओ मेंटेन कर रहा है, तो एंट्री कौन करेगा, एचओ, एसेट टू बैंक, ब्रांच कोई एंट्री नहीं करेगा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट परचेज्ड इन पॉइंट 16, ऊपर वाले पॉइंट में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमेशा ब्रांच ही क्लेम करेगा, डेप्रिसिएशन टू एचओ, और ये अपने पास से एसेट को कम कर देगा, ब्रांच टू एसेट। एचओ एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच, एचओ के कोई एक्सपेंसेस ब्रांच को चार्ज हो रहे हैं, एचओ अपने एक्सपेंसेस को कम कर देगा और ब्रांच के में वो एक्सपेंस शो हो जाएगा, ब्रांच टू एचओ, ये आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन सेम है जैसे ऊपर देखी थी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट एंड रिकंसिलिएशन ऑफ ब्रांच एंड एचओ अकाउंट्स। अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है, सपोज जैसे हमने ये पॉइंट देखा था 10 बार, ब्रांच जो है कॉपीज सेंड करता है अपने अकाउंट्स की किसको, एचओ को, लेकिन कुछ डिफरेंस आ रहा है, सपोज ब्रांच क्या बोल रहा है अपनी बुक्स में कि एचओ का बैलेंस है 5 लाख रुपीज का, एचओ अपनी बुक्स में बोल रहा है कि ब्रांच का बैलेंस है 3 लाख रुपीज का, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है ये किस कारण हो सकता है,
कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो सकता है एचओ ने ब्रांच के साथ करी, ब्रांच को पता ना हो, या ब्रांच ने एचओ के साथ करी, एचओ को ना पता हो, तो वो क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है। देखो जी, if the branch and HO accounts converse of each other do not tally, these must be reconciled before preparation of final accounts of concern as a whole. Adjustments are made only at the point where the recording has been omitted. For example, branch ने HO को कैश भेजा, तो ऑब्वियसली ब्रांच ने तो एंट्री करी होगी, एचओ का भी रिसीव नहीं हुआ था, तो हो सकता है एचओ ने एंट्री ना करी हो। तो जहां पे रिकॉर्डिंग ओमिट हुई है वहीं पे आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। एंड अदर देन द पॉइंट वेयर एक्शन हैज ऑलरेडी बीन इफेक्टेड, ब्रांच पे तो ऑलरेडी इफेक्ट हुआ, वहां पे रिकॉर्ड नहीं करना। एडजस्टमेंट एंट्री, इनिशियल एंट्री तो होगी, जब आप रिकंसाइल कर रहे हो तो ब्रांच क्या बोलेगा, मैं तो ये ऑलरेडी एंट्री कर चुका ना, तो मैं दोबारा थोड़ी करूंगा। अब एंट्री कौन करेगा, एचओ करेगा, ठीक है। रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट, गुड्स डिस्पैच्ड बाय एचओ नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच, एचओ ने डिस्पैच करे थे, ब्रांच को मिले नहीं है, तो ब्रांच क्या दिखा देगा, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने एचओ को भेजे लेकिन एचओ को नहीं मिला, तो ब्रांच ने तो एंट्री करी होगी, एचओ एंट्री कर देगा जीएसटीबी टू ब्रांच। सिमिलरली अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ, ब्रांच ने एचओ को क्या करा है, ब्रांच रेमिट करा है, लेकिन एचओ के पास अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो एचओ अपनी बुक्स में क्या कर देगा, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। एचओ ने ब्रांच को कुछ पैसे भेजा है, कैश भेजा है, ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करा, तो ब्रांच एंट्री कर देगा कैश इन ट्रांजिट टू एचओ। Receipt of income or payment of expenses relating to branch transacted directly by HO, hence not recorded at bank. कोई ब्रांच की इनकम या एक्सपेंस किसने इनकर कर लिया, एचओ ने, जैसे कि इनकम रिसीव कर लिया एचओ ने ब्रांच के बिहाफ पे, तो ब्रांच अब क्या एंट्री करेगा, इनकम क्रेडिट कर लेगा, इनकम क्रेडिट होती है, बट अभी बैंक में पैसे लिया है, किसने रिसीव करी है, एचओ ने। सिमिलरली एक्सपेंस था, ब्रांच का एक्सपेंस को एचओ ने कर दिया था, तो क्या करेगा, एक्सपेंस तो डेबिट कर देगा, और किसने करा है उसका एक्सपेंस, एचओ ने करा है। सिमिलर एंट्रीज कैन बी मेड फॉर अदर ट्रांजैक्शंस एज वेल। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि अभी आपका ऐसा क्वेश्चन एमटीपी में आया है जनवरी 25 में, तो इसका क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस करना। फिर आपका आता है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बैलेंस इन एचओ बुक। जब हमने 5th पॉइंट देखा था, सबसे पहले डबल एंट्री पे ब्रांच अकाउंटिंग करता है, उसका क्या करता है, जो भी कॉपीज होती है एचओ को भेजता है, एचओ एडजस्टमेंट एंट्रीज करता है, फिर इनकॉर्पोरेट करता है। इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन एचओ बुक्स। ब्रांच की बुक्स में आप क्या करोगे, एचओ टू एक्सपेंस ऑफ ब्रांच, जो भी एक्सपेंस वो अपने अकाउंट्स को मतलब क्लोज कर रहा है एक तरह से, तो एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करके एचओ को भेज दिया। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दिया, एचओ में ट्रांसफर कर दिया। एसेट्स खत्म करके एचओ में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज खत्म करके एचओ में ट्रांसफर कर दिए, सारे उसने अपने बैलेंसेस क्लोज कर दिए। उनको ओपन कौन कर लेगा अपनी बुक्स में, एचओ कर लेगा। एक्सपेंसेस को डेबिट कर देगा, इनकम क्रेडिट, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, किससे मिला ये सारा कुछ उसको, ब्रांच से। नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर में बिगिनिंग में वो फिर से अंडर मेंशन एंट्री कर लेगा, इज रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। एक बार तो उसने अपने सारे एसेट्स एचओ में क्लोज कर दिए थे, दोबारा से ओपन करेगा, एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट टू एचओ अकाउंट, दोनों का डिफरेंस। ये आपका यहाँ तक हो गया आपका क्या, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इन केस गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, देन क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ कंपनी शैल बी शोन नेट ऑफ स्टॉक रिजर्व, सच स्टॉक रिजर्व शैल बी शोन एज लायबिलिटी ऑन बैलेंस शीट। आपका एक क्वेश्चन है, उसमें क्या था, ब्रांच के पास कंपनी सामान किस पे दे रखा था, कुछ ना कुछ इनवॉइस प्राइस ऐड करके। अब ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक हम अपने जो एचओ मतलब कंपनी एज अ होल में उसको इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांचेस भी तो उसी कंपनी की है ना, तो हम उसको तो सारे को इनकॉर्पोरेट करके दिखाते हैं। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था, अगर उसमें कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको आप क्या करते हो, स्टॉक रिजर्व बना के अलग से लायबिलिटी साइड में दिखा देते हो, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसको नेट ऑफ स्टॉक रिजर्व मतलब कॉस्ट पे शो करते हो। यहाँ तक क्लियर। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, जो ब्रांच आपकी इंडिया से बाहर है। सपोज इंडिया में आपका एचओ है चेन्नई में, ठीक है, और इसकी कोई ब्रांच है यूएसए में, दिस इज योर ब्रांच, दिस इज योर एचओ। अब इनकॉर्पोरेशन के लिए, जैसे भी हमने ऊपर देखा, इनकॉर्पोरेट होता है लास्ट में अकाउंट, यूएसए ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस भेजा चेन्नई ब्रांच को, चेन्नई एचओ को, तो इसने तो अपना जो ट्रायल बैलेंस है डॉलर्स में मेंटेन कर रखा होगा। चेन्नई को इनकॉर्पोरेट करना तो रुपीज में करेगा ना। आप $10,000 को अपने रुपीज वाले ट्रायल बैलेंस, रुपीज वाली बैलेंस शीट में थोड़ी ना इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, $10,000 का पहले रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कहते हो इसको कन्वर्ट किस रेट से करें, वो देखना है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ब्रांच आपकी इंटीग्रल ब्रांच है या नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ब्रांच होती है जो
इसको पढ़ लेना है इस लाइन को अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हो सकता है स्पेसिफिकली वर्ड ना दे इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल, ये लाइंस मेंशन हो, तो इनको पढ़ो। Integral branch is a foreign branch, the activities of which are integral part of those of reporting enterprise. The business of IFO, integral foreign operation, is carried on as if it were an extension of reporting enterprise. Suppose HO कहता है मैं आपको गुड्स दूंगा ब्रांच को, ब्रांच आगे बस अपने कस्टमर को सेल कर देगी फॉरेन कंट्री में, और जो भी कस्टमर ब्रांच को कैश देंगे वो HO को वापस कर देगी। मतलब एक तरह से बस HO का सामान फॉरेन कस्टमर तक जा रहा है ब्रांच के थ्रू। दिस इज योर इंटीग्रल ब्रांच। For example, sale of goods imported from reporting enterprise and remittance of proceeds to reporting enterprise. तो इसके केस में आपको ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपका क्वेश्चन कैसे आता है, ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करो और फिर ट्रेडिंग पीएनएल बना दो कन्वर्जन के बाद। तो कन्वर्जन ही मुश्किल है, ट्रेडिंग पीएनएल तो आपका आता है। कन्वर्जन कैसे होगा, मॉनेटरी आइटम्स जो आपकी होती है, मॉनेटरी आइटम्स मतलब जिसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, रिसीवेबल्स, पेबल, इन सब को आप कन्वर्ट करते हो क्लोजिंग रेट पे। आपको रेट्स गिवन होता है, आपको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है, 31 मार्च वाला, और कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर वाला। नॉन मॉनेटरी आइटम्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स एंड रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी किस पे कन्वर्ट करते हैं, डेट ऑफ परचेज पे। कभी कभी ना आपको कन्वर्टेड वैल्यू दे रखी होगी तो आप डायरेक्ट वो यूज कर लो, नहीं दे रखी तो डेट ऑफ परचेज वाला रेट दे रखा होगा वो यूज करना है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे। ये चीज याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक आपका आउटसाइड ट्रायल बैलेंस गिवन होता है तो उसको आउटसाइड ट्रायल बैलेंस ही रखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आउटसाइड दे रखा है आपने आंसर में ट्रायल बैलेंस में लिख दिया, आपका एक्सचेंज गेन लॉस गलत आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स है, रेवेन्यू आइटम्स, सैलरी, रेंट, एक्सपेंसेस, कमीशन, ये सब किस पे जाते हैं, आपके एवरेज रेट पे। ठीक है, एचओ का अकाउंट, इसका आपका कोई कन्वर्जन नहीं होता, गुड्स फ्रॉम एचओ का कोई कन्वर्जन नहीं होता, क्योंकि ये बैलेंसेस तो एचओ के पास भी अवेलेबल होंगे ना, तो आप डायरेक्टली वही बैलेंस लिख लेते हो। कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो किस में जाएगा, P&L अकाउंट में, इन केस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। नॉन इंटीग्रल के केस में P&L में नहीं जाता, कहाँ पे जाता है भी देखते हैं। नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस क्या होती है, ये लाइन पढ़ो। The business of a NFA, non-integral foreign operation, is carried on in a substantially independent way. अपने तरीके से वो काम करता है, by accumulating cash and other monetary items, incurring expenses, generating income, arranging borrowings and its local currency. मतलब सारा कुछ जो होता है वो अपनी लोकल करेंसी में कर लेता है, बोरोइंग्स वगैरह भी करता है, कैश भी अपने पास रखता है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा रेमिट कर देता है। Techniques for foreign currency transition conversion into reporting currency will be same as integral operation, except fixed assets will be converted at closing rates instead of actual rate. यहाँ पे हमने पढ़ा था fixed assets आपके किस पे रहते हैं, actual rate, purchase rate वाले डेट पे। इसमें आपको किस पे करना है, क्लोजिंग रेट पे। और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा, गेन या लॉस आएगा ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने पे, वो आपका कहाँ जाता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, डायरेक्टली P&L में नहीं जाता, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाता है। अब आप कह रहे हो अगर क्लासिफिकेशन में चेंज हो रहा है, इंटीग्रल ब्रांच नॉन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रही है तो क्या करोगे, ट्रांसलेशन प्रोसीजर तो सेम रहेगा, आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नॉन इंटीग्रल शैल बी अप्लाइड फ्रॉम डेट ऑफ चेंज, जिस दिन से चेंज हुआ नॉन इंटीग्रल वाला ले लो। ठीक है, और कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा आपका अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी एसेट्स एट द डेट ऑफ रीक्लासिफिकेशन इज एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। जब भी आपका वो आएगा ट्रांसलेशन डिफरेंस आएगा किस में चला जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में आ रहे हो तो ट्रांसलेशन प्रोसीजर आपका कौन से वाला लग जाएगा, इंटीग्रल वाला लग जाएगा। ट्रांसलेटेड अमाउंट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट द डेट ऑफ चेंज इज ट्रीटेड एज हिस्टोरिकल केस। जबकि आपके ट्रांसलेटेड अमाउंट होगी ना नॉन मॉनेटरी आइटम्स की, फिक्स्ड एसेट्स की, एट द डेट ऑफ चेंज इज ट्रीटेड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा, पहले आप नॉन इंटीग्रल ब्रांच थे तो नॉन इंटीग्रल का एक्सचेंज डिफरेंस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में पड़ा था, तो कह रहे हैं आप इसको आप P&L में नहीं डालना, lying in foreign currency translation reserve is not be recognized as income or expense, मतलब P&L अकाउंट में इसको भी नहीं डालना till the disposal of operations, even if foreign operation becomes integral। नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में आ गए, ध्यान से सुनो, एमसीक्यू बन सकता है इस पे, नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल पे आ गए तो भी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व का बैलेंस अभी P&L में चार्ज नहीं करना जब तक आपका ऑपरेशन कंटिन्यू हो रहा है, चाहे वो अब इंटीग्रल बन चुका है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन इसके क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस लगेगा और 6 to 7 मार्क्स में आना है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आएगा, जितना आपको क्वेश्चन बैंक में वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, तो आपको अगर ब्रांच अकाउंटिंग समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।